प्रेतनी का प्यार। उसका नाम आशीष था। वह 12वीं का छात्र था। उसके परिवार में माता पिता और एक छोटी बहन थी। छोटी बहन का नाम सरला था। कॉलेज की छुट्टी शुरू हो गई थी। एक शाम वह फुटबॉल खेलकर नहर के किनारे किनारे अपने घर की ओर चला आ रहा था। उसी नहर के पास उसे एक बेहद खूबसूरत लड़की मिली। लड़की मुस्लिम परिवार से ताल्लुकात रखती थी। उसका नाम सायरा था। जब वह फुटबॉल खेलकर उस रास्ते से अकेले आता था, वह लड़की अक्सर उसे मिल जाया करती थी। चंद दिनों में ही दोनों में दोस्ती हो गई और एक दूसरे को पसंद भी करने लग गए। दोनों नहर के किनारे बैठे घंटों प्यार भरी बातें किया करते थे। उसने एक दिन उसे कहा, मैं एक मुस्लिम परिवार से हूँ, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है क्योंकि तुम एक हिंदू परिवार से हो? सायरा बोली, नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आशीष ने कहा, शायद तुम्हारे परिवार वाले को दिक्कत हो। सायरा उदास भरे स्वर में बोली, नहीं। आशीष बोला, मेरा परिवार हर धर्म को एक ही नजरिए से देखता है। इस बात पर तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सब संभाल लूंगा। मेरे माता पिता मेरा कहना कभी नहीं टालते हैं। वह तो मुझे हमेशा ही खुश देखना चाहते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। सायरा खुश होते हुए बोली, तुम्हारे घर में कौन कौन है? आशीष ने पूछा। हम नहर के उस ओर रहते हैं। सायरा बोली, हमारा खुद का एक बड़ा सा मकान है, पर मैं नानी के साथ ही रहती हूँ। बाकी कमरे किराए पर दिए हैं और 2 कमरों में हम रहते हैं। तुम्हारे पापा मम्मी? आशीष बोला, 1 साल पहले ही मेरे माता पिता का इंतकाल हो गया, एक कार एक्सीडेंट में। सायरा बोली, ओह। आशीष ने गहरी सांस ली। मेरी नानी पहले शिवाजी नगर में ही रहा करती थी, जहाँ तुम रहते हो। सायरा बोली, तुम्हारे घर से 2 घर छोड़कर मेरे नानी का घर है। मैं ज्यादातर नानी के पास ही रहा करती हूँ। मैं तुम्हें बचपन से ही बहुत पसंद किया करती थी। मुझे तुम्हें देखना बहुत अच्छा लगता था। जब तुम सुबह अपने मम्मी के साथ स्कूल जाया करते थे, मैं रोज ही तुम्हें देखा करती थी। यह सिलसिला सालों तक चला, पर मैं कभी तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। कभी सामना हुआ तो मेरा हाथ पैर कांपने लग जाया करता था। शर्म के मारे सर नीचे किए निकल जाया करती थी। तुम भी मुझ पर जरा भी ध्यान नहीं दिया करते थे। खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आशीष बोला, अब तो तुम खुश हो ना? बहुत ज्यादा। सायरा मुस्कुराकर बोली, तुम्हारा वह घर बेच दिया क्या? आशीष ने पूछा। नहीं, सायरा बोली, अभी भी भाड़े पर दे रखा है। अच्छी बात है, आशीष बोला। और तुम्हारी पढ़ाई? 12वीं में मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। क्यों? आशीष ने पूछा। सदर बाजार में हमारी बहुत ही बड़ी किराने की दुकान है। मेरे माता पिता के इंतकाल के बाद किराना दुकान पर मुझे ही बैठना पड़ता था। कोई भरोसे का आदमी नहीं था। जो भी थे वह गाँव गए थे। उनके घर में शादी विवाह का माहौल था। वह 6 महीने पहले से ही नहीं लौटने वाले थे, इसलिए मुझे खुद ही बैठना पड़ा। सायरा बोली, जो गाँव गए थे वह सभी आदमी लौट आए? आशीष ने पूछा। अभी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं भी 12वीं का एग्जाम पास करने का सोचूंगी। तुम्हारा तो अभी कॉलेज का दूसरा साल होगा? सायरा ने पूछा। हाँ, आशीष ने बोला, कभी सदर बाजार जाना हुआ तुम्हारा किराना स्टोर जरूर देखूंगा। अच्छी बात है, सायरा मुस्कुराकर बोली। अब अंधेरा काफी हो चुका है, अब अभी हमें घर की ओर चले जाना चाहिए। सायरा उठ खड़ी हुई। तुम्हारे साथ एक बार बैठ गया तो आशीष भी उठते उठते बोला, समय का पता ही नहीं चलता है। फिर दोनों अपने घर की ओर हो लिए। इसी तरह 1 महीना गुजर गया। उस दिन आशीष रात का खाना खाकर अपने कमरे की ओर चला गया। काफी देर तक टीवी में प्रोग्राम देख रहा था। अधिकतर वह फुटबॉल मैच देखना ही पसंद करता था। इस तरह रात के 12 बजने को हुए और उसने सोने की तैयारी करनी शुरू कर दी। इतने में किसी ने दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी। तुरंत उसने दरवाजा खोल दिया। वह सामने देखकर हैरान परेशान हो गया, क्योंकि सामने सायरा बुर्के में लिपटी हुई खड़ी थी। वह कुछ बोल पाता, सायरा ने उसको एक तरफ करते हुए तुरंत अंदर दाखिल हो गई। आशीष के मुंह से तो एक भी बोल नहीं निकल पाए। उसने पहले अपने शरीर से बुर्का अलग कर एक और रख दिया और पलंग से लगे सोफे पर आराम से बैठ गई। फिर मुस्कुराती हुई बोली, तुम मेरे साथ सोफे में बैठना पसंद करोगे? तुम्हें इतनी रात को इस तरह आना नहीं चाहिए था। आशीष धीरे से उसके बगल में बैठते हुए बोला, तुम्हें इन सब बातों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझ पर भरोसा रखो। सायरा बोली। अगर खुदा ना खास्ता, आशीष सायरा का दोनों हाथ पकड़ते हुए बोला, अगर तुम्हें किसी ने देख लिया होता तो हम दोनों की फजीहत हो जाती। ऐसा कुछ नहीं होगा। सायरा भरोसे के साथ बोली, मैं अपने घर से 10 मिनट में तुम्हारे घर पहुंच जाया करती हूँ। वह कैसे? आशीष ने आश्चर्यचकित होकर पूछा।
सायरा ने कहा, मैं जिस रास्ते से आती हूँ वह एकदम शॉर्टकट रास्ता है। लोग उस रास्ते को भूतिया रास्ता भी कहते हैं। अगर किसी ने मुझे देख भी लिया तो मुझे एक भूतनी समझकर भाग जाएगा। इतना कहकर वह जोर जोर से हंस पड़ी। तुम्हें भूत प्रेत से डर नहीं लगता? आशीष ने पूछा। यह सब मनगढ़ंत कहानी है, सायरा बोली। तुम सिर्फ अपने प्यार पर भरोसा रखो। फिर सायरा उससे लिपटती चली गई। उस दिन के बाद से यह सिलसिला रोज का बनता चला गया। दोनों ने सभी हदें पार कर दी थी। देखते ही देखते 6 माह गुजर गए। इस बीच आशीष की स्वास्थ्य गिरती चली गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह काफी कमजोर पड़ता चला गया। खाना पीना उसके शरीर में तनिक भी नहीं लग रहा था। उसके माता पिता काफी परेशान हो गए थे। इस बीच उसके माता पिता ने उसका काफी इलाज कराया। हर टेस्ट करवाए गए थे पर बीमारी का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। सिर्फ कमजोरी की शिकायत थी। पर इतनी दवाई खाने के बाद भी उसकी कमजोरी दूर नहीं हो पा रही थी। अब उसका फुटबॉल खेलने में भी मन नहीं करता था और ना ही पढ़ाई करने में। हमेशा गुमसुम बना हुआ रहता था। इसी बीच राजन सर उससे मिलने उसके घर पहुंचे। इस वक्त राजन सर आशीष के माता पिता के सामने बैठे थे। आप लोग की तबीयत तो ठीक है ना? मुझे तो आप लोग काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। क्या बताऊं भाई साहब, आशीष की मम्मी बोली। हम लोग तो ठीक ठाक है पर आशीष की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है। दिन भर दिन कमजोर होता जा रहा है। कीमती से कीमती भी दवाई उस पर असर नहीं कर रही है। किसी भी रिपोर्ट में कोई बीमारी का जिक्र नहीं है, सिर्फ कमजोरी ही मात्र कारण है। नमस्ते सर, आशीष ने कमरे में प्रवेश कर सर को देखते ही बोला। नमस्ते आशीष बेटा, राजन सर बोले। सामने आकर बैठो तो पहचान में ही नहीं आ रहे हैं। आशीष अपने माता पिता के बगल में से होकर उनके सामने बैठ गया। राजन सर ने उसे ध्यान से देखा, फिर उसके माता पिता को बाहर जाने का आदेश दिया। मुझे आशीष से सवाल जवाब करने हैं। आप लोग के रहते वह कुछ सच नहीं बता सकेगा। आशीष के माता पिता कुछ ना समझते हुए धीरे से बाहर की ओर निकल गए। देखो आशीष, उसके माता पिता के जाते ही राजन सर बोले, जो भी पूछूंगा सच बताना। तुम्हारे पूरे जीवन का सवाल है। जरा भी झूठ तुम्हारे जीवन को तबाह कर सकता है। पूछिए सर, आशीष धीरे से बोला। तुम्हारे जीवन में पिछले 6 महीने से कोई लड़की है? जी सर, आशीष बोला। उस लड़की के बारे में पूरी जानकारी दो, राजन सर बोले। इस बीच झूठ का जरा भी इस्तेमाल नहीं है। जी सर, आशीष ने अपनी और सायरा की पूरी कहानी सर को सच्चाई के साथ सुनाई। राजन सर जानकारों में से एक थे। उन्हें सब कुछ समझ आ चुका था। तुम बाहर जाओ, अपने माता पिता को भेजो। इतने में उसके माता पिता सामने आकर बैठ गए। देखिए, आशीष के ऊपर एक प्रेतनी का साया है। अगर ज्यादा देर हो तो वह उसे अपने साथ ही ले जाएगी, वो भी हमेशा के लिए, और हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। अब क्या कैसे होगा? आशीष के पिता बोले। यह सुनकर दोनों सुन रह गए थे। सब कुछ होगा, राजन सर बोले। मैं जब तक जिंदा हूँ आशीष बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। आप एक काम करें, अभी जाकर मार्केट से एक कच्चे धागों का बड़ा सा बंडल लेकर आओ। बाकी मुझ पर छोड़ दो, बाकी मैं खुद देख लूंगा। आशीष के पिता तुरंत बाइक लेकर मार्केट के लिए रवाना हुए। जब लौटे तो उनके हाथों में एक कच्चे धागों का बंडल सा था। उन धागों को बड़े से रील में लपेटा हुआ था। आज राजन सर ने उन्हीं के यहाँ रहने का फैसला किया था। डिनर के बाद आशीष को सर ने समझाया कि इस कच्चे धागे के सिरे को उस लड़की के चुनरी में किसी तरह बांध देना और उसे पता भी नहीं चलना चाहिए। तुम्हें उसके साथ उसी तरह पेश आना है जैसे कि तुम रोज उसके साथ पेश आया करते हो। तुम्हें उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम तुम्हारे घर पर ही रुके हैं। रात 10 बजे के करीब उस कच्चे धागों के बंडल को इस तरह से फिट किया गया ताकि वह लड़की जहाँ तक जाए वहाँ धागा उसके साथ साथ वहाँ तक चले जाए। और सर ने आशीष से कहा, उसके जाने के 20 मिनट बाद हमें आवाज देना, हम तुरंत ही आ जाएंगे, फिर बाकी का हम पता लगाएंगे। सर के कहे अनुसार आशीष ने वैसे ही किया। किसी तरह उसने उस कच्चे धागों का सिरा उसके बुरखे से बांध दिया। सायरा प्रतिदिन की तरह 3-3:30 बजे निकल गई। ठीक 3:55 पर राजन सर और आशीष के पिता आशीष के कमरे में पहुंचे। राजन सर अपने पूरे इंतजाम के साथ थे। जो भी सामान की जरूरत थी पहले ही आशीष के पापा से मंगवा लिया था। जब आशीष के कमरे में पहुंचे तो देखा कच्चे धागों का बंडल में से कुछ धागा शेष बचा था। उन धागों के सहारे तीनों निकल पड़े। 2 घंटे चलने के बाद एक कब्रिस्तान पर जा पहुंचे। वहाँ के चौकीदार से बात कर कब्रिस्तान में दाखिल हुए। एक कब्र के अंदर तक वह कच्चे धागे का सिरा घुसा हुआ था। चौकीदार तुरंत कुदाल और फावड़ा लेकर आया और काफी गहराई तक खोदा गया। जहाँ तक कच्चे धागों का सिरा पहुँचा जा सके वहाँ तक खोदा। वहाँ कच्चे धागों का सिरा एक हड्डी से बंधा हुआ था।
बड़ी सावधानी के साथ उस हड्डी समेत उस कच्चे धागे को निकाला गया। एक सफेद कोरे कपड़े में उसे लपेटा गया और साथ घर ले आए। अगले दिन रात 8 बजे राजन सर ने पूजा की सामग्री को सजाया। बगल में एक हवन कुंड एक बड़े से मिट्टी के मटके में तैयार किया गया। ठीक 8:30 बजे राजन सर ने पूजा पाठ शुरू की। उस हड्डी को सामने रखा गया। आशीष, उसकी छोटी बहन और उसके माता पिता हाथ जोड़े राजन सर के सामने बैठे थे। राजन सर अपने तंत्र मंत्र में तल्लीन थे। करीबन 1 घंटे के बाद अचानक सफेद कपड़े में लिपटी हड्डी में हरकत हुई और एक नारी स्वर गूंज उठा, मुझे यहाँ कौन लेकर आया है? आशीष तो आवाज को सुनकर अचंभित होकर रह गया। यह नारी स्वर सायरा की थी। हम तुम्हें किसी गलत इरादे से नहीं लाए हैं, हम तुम्हें प्रेत योनि से मुक्ति दिलाना चाहते हैं। राजन सर बोले, तुम्हारा क्या नाम है और तुम कैसे मरी? मेरा नाम सायरा है। एक कार एक्सीडेंट में मेरे माता पिता के साथ मेरी भी मौत हो गई थी। जब से मैं इधर उधर भटक रही थी, एक दिन मुझे बचपन का प्यार मिल गया। आशीष मेरा बचपन का प्यार है, उसे किसी भी कीमत में छोड़ नहीं सकती। आप हम दोनों को चंद दिनों बाद भी मुक्ति दिला सकते हो। खुशी खुशी मान जाऊंगी मैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम तुम्हें बड़े ही सुकून के साथ मुक्ति दिलवा देंगे, मुझ पर भरोसा रखो। सर ने तुरंत ही हवन कुंड में अग्नि दी। आशीष से एक हथौड़ा लाने को कहा। आशीष तुरंत ही एक भारी भरकम हथौड़ा लेकर आया। आशीष ने हथौड़े से मारकर वो सफेद कपड़े के हड्डी को चूर कर डाला। यह क्या? सफेद कपड़ा ताजे खून से सना हुआ था। सर ने कुछ मंत्र जाप कर सफेद कपड़े में लिपटे हड्डियों का चूरा हवन कुंड में डालकर जला दिया। सर अपना पूजा खत्म कर बोले, इस हवन कुंड को अभी इसी वक्त ले जाकर किसी नदी में विसर्जन करना होगा। अभी इसे ठंडा होने में 1 घंटा लग सकता है। नहर के किनारे ही नदी है, वहीं विसर्जन कराते हैं। फिर 1 घंटे पश्चात उस मटकानुमा हवन कुंड को नदी में विसर्जन कर चले आए। सभी नहा धोकर बैठे थे। सर ने पूरे घर की शुद्धिकरण की। इस वक्त सर सभी लोग बैठक में बैठे थे। सायरा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल चुकी है। अगर मैं कल नहीं आया होता तो आशीष चंद दिनों का ही मेहमान रहता। वह उसे लेकर हमेशा के लिए प्रेत योनि में चली जाती। कुछ भी हो, सायरा की आत्मा काफी शांत स्वभाव की थी। उसने जरा भी विरोध नहीं किया। कुछ दिन के बाद वह दोबारा आशीष को कभी परेशान नहीं करेगी और ना ही कभी लौट कर वह अपने पूरे बोल पाते उतने में ही उनकी सांसें अचानक रुक गई और सायरा ने उनकी बात पूरी की और हंसते हंसते बोली, तुम्हें ये लगा था मैं इतने आसानी से अपने प्यार को छोड़ दूंगी? कभी नहीं। आशीष सिर्फ मेरा है और हमेशा ही मेरा रहेगा। और वह हंसते हंसते आशीष को अपने साथ प्रेत योनि में ले गई। आज भी माना जाता है नहर के किनारे एक लड़का लड़की बातें करते हुए सुनाई और दिखाई देते हैं।